जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है हिंदी की पेडागोजी की, जिसमें हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम सोल्व करेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न पिछले सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों का हमने इस प्रैक्टिस सेट में संकलन किया है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों ज्यादा देर न करते शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। हिंदी की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और देखते हैं उसका पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। पहला, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाएं और फिर एकांकी का मंचन हो, या एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, या शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए, या शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सिर्फ सुने। तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा साथियों, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है, या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या कक्षा कार्य की कक्षा अच्छी युक्ति पूरी होती है, या ऑप्शन नंबर डी है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से होगा क्या? तो इससे होगा साथियों कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगर उसने गहराई से समझा तो वो आसानी से प्रश्न बना लेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप किसी बच्चे की लेखन क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सुंदर लेखन का अभ्यास कराएंगे, मानक वर्तनी का प्रयोग कराएंगे, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी की सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आज के प्रैक्टिस सेट का, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर, साथियों ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर है 6 से 8। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्य पत्रक यानी कि जो वर्कशीट होती है उसको तैयार करके बच्चों को देना, या बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, या व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी कि पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और उसके संदर्भ में कोई भी व्याकरणिक बिंदु आ जाता है तो उसको स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, ग्रह्यात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, या फिर पढ़ना लिखना। तो ग्रह्यात्मक कौशलों में कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होता है साथियों सिर्फ सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की क्या विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है, विषय वस्तु पर अधिभार, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, प्रश्नों का कठिन स्तर, या फिर अत्यधिक सख्ती से उत्तरों को जांचना। तो साथियों मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता होती है कि बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब व्याकरण का शिक्षण हम करा रहे हैं तो उसके संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही होगा? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, या दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, या भाषा को अलंकृत बनाता है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है? तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? इससे साथियों हमारी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आपके बोलने चालने की भाषा को, आपके बोलने चालने के तरीकों को प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा आज के प्रैक्टिस सेट का। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण में अगर पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्या करना या फिर घटना वर्णन करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथ ही प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मैंने बताया था साथियों, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूं, नहीं वाले क्वेश्चनों को जरा हमें ध्यान से पढ़ना है। तो गद्य पाठों के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य निम्न में से नहीं है, वो हमें बताना है। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना या फिर विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो गद्य के शिक्षण के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। अगर बालक की मौखिक भाषा का हमें आकलन करना तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी बालक की मौखिक भाषा का हमें आकलन करना है तो उससे विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे कि उसके घर पर कौन कौन रहते हैं, उसका घर कैसा बना हुआ, घर में कौन कौन सी चीजें हैं, किस चीज पे उसने सवारी करी है, क्या चीज वो खाता है, तो कौन सा खेल खेलता है, ये सब बातें हम उससे पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 5 या फिर 8। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसी दृष्टि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्ष अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है साथियों ऑप्शन नंबर ए, कक्ष अभिनय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पढ़ने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, या पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, यह उद्देश्य नहीं है पढ़ने के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक कौन है? अगर हमें बच्चों के ज्ञान का आकलन करना हो तो सर्वाधिक सहायक कौन है उसमें? प्रायोगिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर मौखिक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना या फिर तेज गति से पढ़ना, या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करना, यही पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए उसके संदर्भ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। शायद तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से देखते हैं। केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थोड़ा सा इसमें चेंज है प्रश्न में, पहले वाला प्रश्न अलग था मुहावरे और लोकोक्तियों का, ये थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। इन्होंने इसमें ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो तो सेम रहने दिया, बाकी के ऑप्शन चेंज कर दिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो लेखन कौशल के लिए कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है,
एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि वो अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है हमेशा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आलिया को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए, या आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए, या आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए, या आलिया को कुछ ना कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कि आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है और उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन, संदर्भ का समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नियमों का अति सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? किस वजह से हर एक आपने देखा होगा सीटेट में भी गद्य खंड डाला गया है, हिंदी में भी गद्य खंड डाला गया है। तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है क्या? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान। गद्य शिक्षण से हमें भाषा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है। साथियों प्रश्न नंबर 23 इसमें मिस हो गया है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, या शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना और शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, ये सभी उद्देश्य लेखन शिक्षण के हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बात करने के लिए कहता है, तो वह प्रयोग करता है निरीक्षण विधि का, मौखिक परीक्षा का, प्रायोगिक परीक्षा का, या फिर संचयी अभिलेख का। अगर एक अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का विकास करना चाहता है, उनका आकलन करना चाहता है, तो उन्हें आपस में बात करने के लिए फ्री छोड़ देता है, तो वह किस विधि का प्रयोग करता है, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण विधि का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या फिर कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, की कविता का एक निश्चित भाव और या अर्थ नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करे, या फिर पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, या पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने को महत्व दे, या पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन को पढ़ने से, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर उन्हीं में छिपे होते हैं। आप ध्यान से पढ़ें और आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, की पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पेडागोजी कॉमन सेंस की बात होती है, इसमें रटने से कुछ नहीं होता है। आपको जो सही लगता है आप उसको सही लगाओगे, तो कॉमन सेंस की बात होती है पेडागोजी, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, आपकी मैथ की पेडागोजी हो, या फिर बाल विकास ही हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पत्र में आवश्यक है बच्चों की भाषा प्रयोग करने की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना, अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, या फिर सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो प्रश्न पत्र में क्या चीज आवश्यक है, यह भी अपने अपनी सोच पर डिपेंड करता है।
कि कोई क्या सोचता है कि प्रश्न पत्र में उसको क्या रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों सभी प्रकार के प्रश्नों का, सभी प्रकार के प्रश्न पत्र में होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा है। यह इस ओर संकेत करता है कि अब सुलेखा पाठ पढ़ रही है, उसने जीवन को, जीवन शब्द लिखा हुआ था लेकिन उसने जीवन की जगह उसको जिंदगी पढ़ लिया है। तो वह किस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, या उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, या उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो सुलेखा ने जीवन को जिंदगी इसलिए पढ़ा है क्योंकि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया, पहले उसने जीवन का अर्थ जिंदगी समझ लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, या फिर समवाय प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर में अगर हमें व्याकरण का शिक्षण कराना है तो वो कौन सी प्रणाली का हमें उपयोग करना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आगमन निगमन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।